हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं भीम माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे भूगोल ज्योग्राफी में थर्ड चैप्टर। ठीक है, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज शायद इसका लास्ट वीडियो होगा या लास्ट क्लास होगी इसकी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे अफवाह में हम पढ़ रहे थे झीलें। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? झीलें। आपको हमने बताया था झीलें 5 प्रकार की होती हैं। 4 जो ऐसे प्रकार हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और जो 5वां प्रकार है जिसे हम क्या करते हैं, बाई मेड या कृत्रिम झीलें कहते हैं। ठीक है, तो आज इससे क्या थोड़ी चर्चा करते हैं झीलों का महत्व। तो झीलों का महत्व क्या है, झील हमारे किस रूप में उपयोग की जाती है, ठीक है, कैसे उपयोग होंगी, उनका हमारा ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या उनके ना रहने से हमें क्या परेशानी होगी या क्या हमें प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं। तो झीलों का सबसे पहला महत्व तो यही है कि झील क्या है, बहुत ही लाभदायक है। क्या है? लाभदायक। कैसे? झील समझ में आया? झील कैसी है हमारे लिए? 100% लाभदायक है, हर परिस्थिति में लाभदायक है। अब सवाल आता है कैसे, तो हम ये सोच लेते हैं जैसे झीलों पे क्या होता है, झील आपको पहले बताया था झील कैसे होती है, गर्ताकार होती है, मतलब गड्ढे आकार होती है, बहुत बड़ी होती हैं, जिनकी अगर हम क्षेत्रफल देखें तो बहुत ज़्यादा में बहुत मतलब अधिक से अधिक क्षेत्रफल में होती हैं। तो जो लाभदायक कैसे होती है, अब इस पे बात करते हैं। तो लाभदायक दोनों प्रकार से होते हैं। अगर किसी वर्ष, ठीक है, किसी वर्ष क्या हुई, वर्षा क्या हुई, अधिक हो गई, वर्षा अधिक हो गई, तो क्या होता है, उस क्षेत्र में बाढ़ के हालात क्या हो जाते हैं, बाढ़ के हालात बढ़ जाते हैं। लेकिन बाढ़ के हालात बढ़ने के बावजूद ये झीलें क्या करती हैं, अब सारे वर्षा के जल को अपने गर्त में इकट्ठा कर लेती हैं और उसको पूर्ण रूप से भर लेती हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ के आसपास के क्षेत्र क्या हो जाते हैं, हमें बाढ़ से बच जाते हैं। ठीक, ये वही, अगर बाढ़ से क्या होता है, नुकसान होता है ना, लेकिन बाढ़ से क्या हुआ, झील हमारे क्या लिए, झील हमें बचा रही, इसलिए क्या हुई, झील हमारे लाभदायक हुई। दूसरा पॉइंट इसी बात है, मान लेते हैं कि किसी वर्ष क्या हुई, वर्षा, ठीक है, वर्षा क्या हुई, बहुत कम हुई, वर्षा क्या हुई, बहुत कम हुई। वर्षा कम हुई तो क्या हुआ, वहाँ के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, सूखा पड़ेगा। लेकिन ये जो झील का जल होता है, ये वहाँ पे उपयुक्त लाता है और वहाँ की जलवायु को, ठीक है, वहाँ की जलवायु को या जो पानी का वहाँ का जल का लेवल है उसको बनाए रखता है। ठीक है, उसको क्या करता है, बनाए रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी से तीसरा टॉपिक, इसी में क्या होता है, जल विद्युत परियोजना। तीसरा लाभ इसका, जल विद्युत परियोजना, इसी से हमें प्राप्त हो जाती है, झील से ही हमें जल विद्युत परियोजना का कार्य भी हमें संपन्न हो जाता है। इसलिए हमें झील जो है चारों तरफ से में लाभदायक। अगला इसका पॉइंट, पर्यटन के क्षेत्र में ही बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि पर्यटन से भी सरकार की आय होती है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा लाभदायक, क्योंकि इसका और ये क्या करता है, स्वच्छता को प्रमाणित करता है, स्वच्छता के साथ साथ ये सौंदर्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, ठीक है, सौंदर्य को बढ़ावा देता है। झीलें हमें क्या करती है, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे आसपास के क्षेत्र को क्या करती है, सौंदर्य सहित कर देती है, मतलब उनको सौंदर्य सुंदर बनाती है। ठीक है, ये रहा झीलों का महत्व। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक हमारा है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। नदियों का अर्थव्यवस्था में, ठीक है, नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो अगर हम नदियों की बात कर लेते हैं तो नदियाँ कैसी होती, नदियाँ भी प्राकृतिक होती। ठीक है, कैसी होती, प्राकृतिक। नदियाँ क्या बनाई जा सकती हैं, नहीं।
तो नदियाँ प्राकृतिक होती, तो इनका हम अब बात कर लेते हैं। तो इनका जो मानवीय इतिहास अगर देखें तो नदियाँ मानवीय इतिहास से ही हमें लाभ पहुंचाती रही हैं, लाभ पहुंचाती रही, चाहे पीने योग्य जल हो या जल विद्युत परियोजना हो या अन्य झीलें हो, जिससे क्या है हमें इसका। अब इसमें आज बात आती है हमारी अर्थव्यवस्था का क्या महत्व इसका, इससे हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुधर सकती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम बात कर लेते हैं। तो नदियों को हम बात करते हैं, तो नदी हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं। अगर नदियाँ ना हो तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, अगर नदियाँ हैं उस देश में, उस क्षेत्र में, उस राज्य में, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ का क्षेत्र, कुछ क्षेत्र तो उसका बाढ़ से या नदियों के अपवास द्रोणी से ग्रसित होगा, लेकिन जो अन्य क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र है उस पर क्या होगा, उसमें जल की आपूर्ति होगी। किसकी होगी, जल की आपूर्ति हो जाएगी। और जब जल की आपूर्ति होगी तो वहाँ की फसल कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी। तो अगर हम इसका एक लाइन में बात कर ले तो हमें जो नदियाँ हैं सिंचाई के रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सीधे सीधे प्रभावित होती है और सीधे सीधे इससे बढ़ती है। जिस क्षेत्र में नदियाँ नहीं वहाँ पे सिंचाई ट्यूबवेल है, नहर है या कुओं द्वारा पहुंचाई जाती है, लेकिन जहाँ पे नदियाँ हैं तो सीधे नदियों द्वारा सिंचाई की जाती है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था, किसानों की अर्थव्यवस्था, किसान की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था पे सीधा प्रभाव पड़ता है और अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। ठीक है, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो आपने अगर देखा होगा तो जो पहला अगर प्राचीन भारत की बात करते हैं या प्राचीन विश्व की बात कर लेते हैं तो प्राचीन में क्या था, प्राचीन में जो भी गांव या शहर बसे ज़्यादातर आप देखेंगे तो नदियों के किनारे ही बसे थे। ठीक है, नदियों के किनारे ही बसे थे, क्योंकि नदियों से जल, उसी से क्या होता है, रोजगार कह सकते हैं, व्यवसाय हमारा, क्योंकि उसमें जलीय व्यवसाय हो रहा था, मछलियों का और अन्य क्या होता है, उन्हीं नदियों में व्यवसाय हो रहा था। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था सीधे सीधे सही हुई। ठीक, और फिर यही जो छोटे छोटे गांव और नदियों के किनारे बसे थे और आज यही गांव बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए। इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है नदी प्रदूषण। क्या है, नदी प्रदूषण। नदी प्रदूषण क्या है, तो नदी जल की क्या है, घरेलू, नागरिक, औद्योगिक एवं खेती के लिए बढ़ती मांग स्वाभाविक रूप से। ठीक है, अगर नदियों का जल क्या है, इसकी मांग निरंतर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या हो रही है, नदियों के जल में गिरावट आ रही है। और जब जल में गिरावट आएगी तो जो उसमें प्रदूषण होगा उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रदूषण की मात्रा या प्रदूषित पदार्थ की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे क्या होंगी, हमारी नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं। अगर हम बात करें तो इसका जल का निरंतर दोहन हो रहा है, इसका अत्यधिक उपयोग या कह सकते हैं अनाधिक प्रयोग, अगर हमें प्रयोग नहीं करना फिर भी इसका नदियों के जल का प्रयोग हो रहा है, इससे नदियाँ सूख भी रही हैं, क्योंकि और इसी से अप्राकृतिक भी हो रही हैं। अप्राकृतिक का मतलब ये है कि जब हम उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो नदियों में जल कभी हो सकता है भविष्य में वो नदियाँ सूखे में ग्रसित हो जाए, ये भी संभावना भी बताई जा सकती है। ठीक है, अगर इसके बाद बात कर लेते हैं तो अगर हम नदियों के जो प्रवाही क्षेत्र होता है, प्रवाही क्षेत्र लगभग, अगर हम गंगा नदी की बात कर लेते हैं तो गंगा नदी जो है 20 किलोमीटर के क्षेत्र को अगर गंदगी है तो उसको स्वच्छ करने की क्षमता रखती है। ठीक है, उसको स्वच्छ करने की क्षमता रखती है। लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्रों का है, औद्योगिक क्षेत्रों, कारखानों आदि से या शहरों, बड़े बड़े शहरों से निकला हुआ कचरा या वहाँ का गंदा जल जब नदियों में प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या होती है, उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता नदियों की क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, जिससे नदी प्रदूषण अत्यधिक जोर से बढ़ रहा है। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट। इसके नदी प्रदूषण आपको हम जब पॉल्यूशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे और डिटेल में, जल प्रदूषण जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे और पूरी तरह से उसकी हम और जानकारी दे देंगे आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। ठीक है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना।
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का क्या मतलब? ठीक है, जो भी राष्ट्र मतलब देश, ठीक है, जो भी भारत की नदियां थी, ठीक है, इनमें एक व्यवस्थित क्रम बनाए रखने के लिए, इनका उपयोग करने के लिए, इनमें इनको बनाए संरक्षण करने के लिए, इनको संयोजित बनाए रखने के लिए ये क्या हुई? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना चलाई गई, जिसमें मुख्य कारण इनको प्रदूषण से बचाया जाए, इनमें जल का दोहन अधिक न हो, ठीक है, इनमें कारखानों से निकला हुआ अन्य जो पदार्थ है, कचरा है, इनमें न डाला जाए, प्रदूषण से संबंधित ये भी है, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना बनाई गई। अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसमें गंगा नदी को सांस्कृतिक रूप से भी माना जाता है। आपको पहले बताया जब नदी पढ़ाया था तो इसके पहले सबसे पहले यही चली थी गंगा कार्य योजना। क्या चली थी? गंगा कार्य योजना, गंगा कार्य योजना, ठीक है, गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, GAP जिसे कहा गया था। अगर इसका जो प्रथम चरण है वर्ष कब स्टार्ट किया गया था? 1985 में। कब? गंगा कार्य योजना को 1985 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1985 ईस्वी में स्टार्ट किया और इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया, ठीक है, 31 मार्च 2000 को क्या कर दिया गया? बंद। जिसके बाद क्या हुआ? जिसके बाद राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण लाया गया, जिसके स्थान पर गंगा कार्य योजना के स्थान पर क्या लाया गया? राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, NRCP, ठीक है, NRCP, ठीक है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? प्रथम चरण में जो अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए गए, जो हमारे पूर्व अनुभव थे उन्हीं के आधार पर इसको संचालित किया गया और बनाया गया। इस कार्य योजना को देश से प्रमुख जो प्रदूषित नदियां थी, ठीक है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण लागू किया गया। जो प्रदूषित नदियां थी उनको क्या किया गया? उनको अच्छी तरह से उन पर विचार किया गया, उनको सफाई के कार्य में लगाया गया। इससे क्या हुई? हमारी नदियाँ स्वच्छ की ओर बढ़ी। अब बात कर लेते हैं इस कार्य योजना के अंतर्गत लगभग 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है। जो आपको हमने बताया कि जो भी नदियां होती हैं क्या होती हैं? उनके किनारे कोई ना कोई गांव पहले से बसता आ रहा है, ठीक है। तो किसमें हो रहा था? जिला में परिवर्तित हो रहा था, ठीक है, जिला में परिवर्तित हो रहा था। तो इससे क्या होगा? अब इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर, ठीक है, वही जो कारखानों से निकला हुआ या शहरों से निकला हुआ कचरा को रोककर क्या हुआ? प्रदूषण को कम किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जिससे हमारी नदी भविष्य में बनी रहे, हमारे यहाँ जल की समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है, पीने योग्य जल हमें प्राप्त होता रहे या शुद्ध जल प्राप्त होता रहे या मीठा जल प्राप्त होता रहे, ठीक है। तो ये आपका ये चैप्टर 3rd चैप्टर अपवाह समाप्त होता है, ठीक है। इस क्लास को देखिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास हम अगला चैप्टर, शायद अब इसमें 3 चैप्टर हो चुके हैं, तो इसके बाद हम इतिहास से चलेंगे, ज्योग्राफी से हो गया है, ठीक है। और हाँ, ये बच्चों इसको देखिए दोस्तों, जो लोग नहीं अभी उनके पास साधन उपलब्ध हो पाए तो उनको क्या करिए? बताइए, ठीक है, उनको बताइए, समझाइए और उनको थोड़ा सहयोग करिए या नोट्स से सहयोग कर दीजिए, तो वो उनका भी कार्य आपके साथ चलता रहे, ठीक है। और वीडियो लाइक को करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।